जो बेसिक वेरिएबल्स का कंसेप्ट है वो भी कवर हो जाएगा कुछ हद तक, और बाकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो भी सारी हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में से लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली विजुअल सी शार्प को, और इसमें से विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें। इसको मैं नाम दे देता हूँ लेक्चर 1। लेक्चर 1 और फिर ओके कर लें। जनरल बेसिक चीज़ों का तो माइंड में है ना। इसमें से अब सबसे पहली ऑप्शन टूल बॉक्स आ जाती है। टूल बॉक्स के अंदर आपको कंट्रोल्स मिलेंगे। इसमें से मैं लेता हूँ सबसे पहले एक लेबल। मैं बनाऊंगा इसके अंदर एक छोटा सा कैलकुलेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह से रिलेटेड। फिर सेकंड लेबल, थर्ड लेबल, और इसके सामने टेक्स्ट बॉक्सेस। जब आप कंट्रोल्स ऐड करते हैं तो आपको ये गाइडलाइंस भी नजर आएंगी जो कि अलाइनमेंट्स वगैरह करने के लिए आपको हेल्प करेंगी। फिर इसके अलावा कुछ बटन्स डाल दिए। ये आ जाएगा प्लस के लिए, ये आ जाएगा माइनस के लिए, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, ये आ जाएगा डिवाइड के लिए, और ये आ जाएगा मॉड्यूलस के लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज विंडो पे आ जाएं। प्रॉपर्टीज विंडो में से सबसे जो फर्स्ट लेबल है इसकी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो यूजर को नजर आती है। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे यूजर को विजिबल होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंटर फर्स्ट इंटीजर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एंटर 1 और फिर रिजल्ट। ये आ जाएगा प्लस का बटन, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए और मॉड्यूलस के लिए। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं हर कंट्रोल का एक स्पेसिफिक नाम होता है और वो नाम जो है वो आपको कोडिंग के दौरान इस्तेमाल करना होगा। अब इस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया, दूसरे नंबर पे टेक्स्ट बॉक्स 2 आ गया और ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स 3। इन वेरिएबल्स के जो नाम है ये लाजमी याद रखने हैं क्योंकि कोडिंग में आपको इन्हीं को इस्तेमाल करना होगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 फर्स्ट इंटीजर के लिए, टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो सेकंड के लिए आ गया और रिजल्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स 3 आ गया। अब इसमें प्लस पे सबसे पहले मैं कोड करूंगा। प्लस पे डबल क्लिक कर लें। सही। अब इसमें यहाँ पर मैं इंटीजर लेता हूँ A, B और C। ई नाम का वेरिएबल यूज नहीं करना, छोटा ई जो है। सी शार्प के सेंसिटिव लैंग्वेज है, बड़े कैरेक्टर्स में और छोटे कैरेक्टर्स में फर्क होता है। वेरिएबल नेम में भी छोटे वेरिएबल्स नेम और बड़े वेरिएबल्स नेम में फर्क होता है। तो इसलिए छोटा वेरिएबल ई जो है ये डिफाइन नहीं करना क्योंकि ये जो है ये इवेंट पैरामीटर है, इवेंट आर्गुमेंट है। इसी तरह और भी जिस तरह कीवर्ड्स होते हैं, सेंडर ये भी कीवर्ड है। बात ये होता है कि हम लिखते हैं जी सेंडर, कोई हम ईमेल का मॉड्यूल जब बनाते हैं तो उसमें हम रखते हैं जी सेंडर की ईमेल। तो सेंडर कौन है, हम उसमें वेरिएबल नेम सेंडर लिख लेते हैं, तो ये गलत होगा। हम सेंडर नेम करेंगे या सेंडर ईमेल करेंगे या सेंडर आईडी करेंगे, सिर्फ सेंडर नाम नहीं देंगे। ठीक है, वो ईमेल के मॉड्यूल्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ a इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ए हमारे पास एक वेरिएबल आ गया जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 में से टेक्स्ट को। रेड अंडरलाइन उसी वक्त आ गई है। ये रेड अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक्स को शो कर रही है। क्या मिस्टेक है वो बाद में देखते हैं। b इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो टेक्स्ट होगा वो वेरिएबल b को असाइन हो जाएगा। फिर c इज इक्वल टू a प्लस बी। ए और b को प्लस करेंगे, वेरिएबल c में रिजल्ट आ जाएगा। और फिर टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू c। और फिर जब वो ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स 3 में चला जाएगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टार्ट डिबगिंग। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट डिबग करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट डिबगिंग से। इस वक्त ये कोडिंग है, स्टार आया हुआ है
और डिज़ाइनर मोड में भी स्टार आए हुए हैं, क्योंकि हमने वो कोडिंग सेव नहीं की हुई। यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग कर लें। स्टार्ट डिबगिंग से आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब ये आपको एक एरर विंडो दे रहा है, देयर वर बिल्ड एरर्स, और साथ आपको पूछ रहा है कि लास्ट टाइम जो आपने प्रोजेक्ट रन किया था उसको रन करना चाहते हैं या नहीं। इसको आपने नो करना है, और डोंट शो डायलॉग को ऑन नहीं करना। बात बात ये होता है, आप क्या करते हैं जी, डायलॉग बॉक्स अमूमन हमारी ऑप्शन चॉइस होती है कि डायलॉग बॉक्स बार बार ना आए, हम इसको ऑन कर लेते हैं कि दोबारा शो ना करो। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आप जब प्रोजेक्ट कोड लिखते हैं, कोड लिख के रन करेंगे, ये आपको डायलॉग बॉक्स नहीं देगा, एरर नहीं देगा, प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अब वो कौन सी चीज रन करेगा, जो प्रोसेस नहीं करना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक गलती है और उस गलती के बावजूद मैं आपको कहता हूँ आगे जाएं, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। अब इसको आप क्या करेंगे, नो। जब आप नो करेंगे एरर मैसेज आपको शो कर देगा। एरर मैसेज में सबसे पहली ऑप्शन दे रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द टाइप स्ट्रिंग टू इंट। इस पर आप डबल क्लिक कर लें तो आपको उस एरर वाली लाइन पे ले जाएगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन कंपाइलर नहीं कर रहा, इधर भी आपको हाईलाइट होने में एरर शो कर रहा है। किस वजह से, ये इंटीजर है, ए जो है वेरिएबल, जबकि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। चाहे कोई डेसिमल वैल्यू डालें या फिर आप कोई होल नंबर्स डालें या कोई भी टेक्स्ट लिखें तो एज अ होल नंबर काम करता है। C# में टाइप कन्वर्जन आसान है जावा के मुकाबले में। जावा पढ़ी है कि नहीं? अच्छा, अब ये जो जावा है, जावा के अंदर कन्वर्जन इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसको आप इंटीजर में लेके जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन C# में कन्वर्जन ईजी है, डायरेक्ट कन्वर्ट होती है। इसके लिए आपने क्या करना है, कन्वर्ट, ये क्लास है, ठीक है, डॉट, फिर उसके बाद आपने जिस डेटा टाइप में इसको लेके जाना है तो आपने वो डेटा टाइप लिखनी है टू इंट, और इंट में से भी हम लेंगे 32 बिट्स। ठीक है, अब ये जो 32 बिट्स वेरिएबल होते हैं और 64 बिट होते हैं, इनका आइडिया तो होगा ना। अब ये 64 बिट में इसलिए नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपके पास कंपाइलर की है, आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो कोशिश ये किया करें कि आप 32 बिट्स वेरिएबल यूज़ करें। अब ये जो प्रोग्राम है 32 बिट में, इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, क्योंकि जो इंटीजर है ये 32 बिट स्पेस लेता है। अगर इस इंटीजर को 64 बिट पे रन करें तो 64 बिट स्पेस लेगा, लेकिन जब ये 64 बिट स्पेस लेगा तो आपको कन्वर्जन 64 बिट में ब्रैकेट बंद करते हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एक एरर कम हो जाएगा। ठीक है, स्पेसेस का कोई इशू नहीं होता, स्पेसेस ये खुद एडजस्ट कर लेता है बात का। अब यहाँ पर भी कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 ब्रैकेट, और फिर लास्ट में इस ब्रैकेट को आप बंद कर दें। इसी तरह अब ये आखिरी एरर किस लिए दे रहा था, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द टाइप इंटीजर टू स्ट्रिंग। पहले स्ट्रिंग से इंटीजर दे रहा था, अब इंटीजर टू स्ट्रिंग दे रहे हैं। आपने सिर्फ देखना है आपका रिजल्टेंट वेरिएबल कौन सा है। आप इस चीज़ को भूल जाओ कि इंटीजर से स्ट्रिंग है या डबल डेटा टाइप से स्ट्रिंग है। अब ये नहीं सोचना है कि सर ने मैंने आपको करवाया जी इंटीजर टू स्ट्रिंग, तो आप डबल से स्ट्रिंग नहीं जा सकते। आपने जस्ट क्या करना है, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट, और किस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, एक वेरिएबल है सी जो है हमारे पास रिजल्टेंट वेरिएबल था इंटीजर डेटा टाइप का, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और प्लस पे क्लिक कर लें, प्लस इसका रिजल्ट आपको दे देगा। सही है ना। फिर इसके बाद मैं डिवाइड का कोड करता हूँ, बाकी 3 बटन्स के कोड आपने खुद करने हैं। डिवाइड का मैं इसलिए कर रहा हूँ, डिवाइड में थोड़ा सा रिजल्ट चेंज होता है। 2 इंटीजर्स हैं इनपुट्स, प्लस करेंगे इंटीजर रिजल्ट आएगा, माइनस करेंगे फिर कौन सा रिजल्ट आएगा, इंटीजर, प्लस मल्टीप्लाई से इंटीजर,
मॉडुलस पे इंटीजर। लेकिन डिवाइड में हमारे पास डेसिमल रिजल्ट आ सकते हैं, तो डेसिमल को यूज़ करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फ्लोट यूज़ करेंगे। जावा और जावा के बाद जितनी भी लैंग्वेजेस आई है उनमें फ्लोट का कंसेप्ट खत्म हो गया, डबल डेटा टाइप यूज़ होती है। डबल डेटा टाइप क्यों यूज़ की जाती है? अब रिजल्ट आपके पास 3 है, तो फ्लोट क्या कहता है 3.000 शो कर देता है, जबकि डबल डेटा टाइप में क्या होगा, अगर 3 रिजल्ट आ गया तो 3 शो करेगा। सही है ना? हाँ, उसने शो नहीं, पॉइंट में अगर हुआ तो पॉइंट भी शो करेगा, और पॉइंट में अप टू 15 डेसिमल तक जाएगा, 15 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है ना? इंटीजर ए और बी ले लिया, और फ्लोट सॉरी डबल, और सी को मैंने डबल डेटा टाइप में रख लिया। ए इज इक्वल टू, कोडिंग हमें पता है एरर देगा, तो मैं पहले से ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट डॉट टू int 32 टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। बी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू int 32 टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, और फिर टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग सी को, और फिर क्लोज। अब आपने ये नहीं देखना है कि सी डबल है तो इंटीजर में या डबल स्ट्रिंग में कैसे जाएगा, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, मेरे पास है 18, और उसको मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे सेकंड वेरिएबल है 4 पे, तो क्या सही आंसर आया? सही आंसर नहीं आया, क्योंकि डेसिमल में आना चाहिए था। 16 पूरा आ जाता है, लेकिन अगला नंबर पूरा नहीं आया। यहाँ पे कन्वर्जन कंपाइलर खुद कर रहा है, और अभी मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर खुद जब कन्वर्जन करता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम मिला है इम्प्लिसिट कन्वर्जन की वजह से। अब ये जो ए है इसको आप कन्वर्ट करें, कन्वर्ट डॉट टू int 32 ना सॉरी कन्वर्ट डॉट टू डबल, ए को डिवाइडेड बाय कन्वर्ट डॉट टू डबल, और बी को। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये आपको सजेशन अगर ना दे कोड लिखते वक्त, तो आप कंट्रोल और स्पेस प्रेस करने से सजेशंस शो कर सकते हैं। सही है ना? कंट्रोल और स्पेस से सजेशंस आ जाएगी। इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया 18, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ दोबारा 4 पे ही, तो डिवाइड कर लें 4.5। अगर मैं इसको 18 को 11 पे डिवाइड कर लूँ तो देखिए अब ये पॉइंट के बाद 15 डेसिमल तक जाएगा, और अगर होल पूरा डिवाइड हो जाए, फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो होल नंबर भी आ जाएगा। डबल डेटा टाइप की रेंज ज़्यादा है, डबल डेटा टाइप की डेसिमल एक्यूरेसी कम है। डेसिमल एक्यूरेसी फ्लोट की होल नंबर में शो करेगा मेरे ख्याल में, और अगर डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल में शो करेगा। लेकिन हम होल नंबर हम चाहते हैं डेसिमल में शो करें। फॉर एग्जांपल आपका जो जीपीयू होता है वो 4.0 एक डेसिमल उसके साथ लगा होता है, या 4.00 होता है, 2 डेसिमल्स होते हैं, तो वो हम कन्वर्जन कर सकते हैं, वो बाद में ऑप्शन देखेंगे इसमें। सही है ना? कर सकते हैं, ठीक है ना?